जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फोर्स MPPSC के इस YouTube चैनल पर। और आज ये जो श्रृंखला हम लोगों की चल रही है जिसमें हम लोग यूनिट 4 पेपर सेकंड का पार्ट ए और जिसके अंतर्गत हम लोग राजनीतिक विचारक है ना, और आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो राजनीतिक विचारक यहाँ पर रखे हुए हैं उसमें से बहुत सारे राजनीतिक विचारकों को हम लोग ऑलरेडी पिछले वर्ष एथिक्स में पढ़ते थे, है ना। चाहे यहाँ महात्मा गांधी हो या कौटिल्य हो या अंबेडकर हो, इनको हम लोग एथिक्स में सामाजिक विचारक के तौर पर या नीति शास्त्रीय विचारक के तौर पर पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ उसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका है, जो थोड़ा सा उसका एस्पेक्ट होगा वो अलग हो जाएगा। ये मैं भली भांति आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, है ना। मैं थोड़ी सी अगर उस बात को दोहराना भी चाहूँ यदि आप लोगों के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे गांधी जी को जब हम लोग एथिक्स में पढ़ रहे थे तो एथिक्स में हम गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों को ज़्यादा पढ़ेंगे, उनके सत्याग्रह संबंधी विचारों को ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे व्यवहारिक और नीति शास्त्रीय सिद्धांत या दर्शन है। लेकिन जब बात आती है एक पॉलिटिकल थिंकर्स के रूप में महात्मा गांधी की, तो यहाँ पर आएगी उनकी ग्राम स्वराज्य की अवधारणा। स्वराज्य यानी कि यहाँ राजनीतिक की बात आ गई है ना। इस तरीके से आप लोगों को एक अप्रोच के साथ में चीज़ों को लेकर के आगे चलना चाहिए। अब जो हमारा इस सीरीज़ का उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर की बात करूंगा, तो यहाँ मैंने फ्रेमिंग समझाने की कोशिश की है और जिसमें हम लोगों ने 3 मार्कर और 5 मार्कर को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आज के इस अंक में हम लोग थोड़ा सा एक प्रश्न पर डिस्कस करेंगे दोस्तों, और वो जो प्रश्न है वो किस पर दिया हुआ है वो हमारा होगा, यहाँ ध्यान देना आपको कि ये जो प्रश्न रहेगा ये रहेगा आपका 11 मार्कर पर। और 11 मार्कर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। हाँ, अब देखिए ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि जो क्वेश्चन होते हैं चाहे वो 3 मार्कर का हो, 5 मार्कर का हो या 11 मार्कर का हो, और इसी क्रम में आज देखिए कि हम लोग जो बात करने वाले हैं तो 11 अंक का जो प्रश्न होता है ना, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मतलब है कि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरली यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें एक नहीं, एक के अलावा एक से ज़्यादा चीज़ें पूछी जा सकती हैं, है ना। उदाहरण के लिए कि यदि जैसा पूछ लिया जाए कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं और भारत में धर्मनिरपेक्षता के पथ में या उसके निराकरण में या धर्मनिरपेक्षता को इम्प्लीमेंट करने के पथ में कौन कौन सी बाधाएं, उनकी चर्चा कीजिए। तो यहाँ जो प्रश्नों का नेचर होता है 11 मार्कर में, वो क्या होता है, आपको प्रश्न की समझ बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की समझ, जैसे आज ही की मैं आपको बात बताता हूँ कि आज जब मैंने आंसर राइटिंग करवाई, क्योंकि मैं अक्सर आंसर राइटिंग पर ध्यान देने की कोशिश करता हूँ अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी, तो जब मैंने क्वेश्चन लिखवाया और मैंने जो प्रश्न दिया था बच्चों को वो कुछ यूँ था कि भारत में समान नागरिक संहिता से क्या आशय है। समान सिविल संहिता, इससे क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब होता है, और इसको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में भारत में क्या क्या प्रमुख बाधाएं हैं, क्या क्या प्रमुख बाधाएं हैं, ये आपसे पूछा था। यानी कि अगर 11 मार्कर के ये जो प्रश्न है तो यहाँ पर ये प्रश्न पूरी तरीके से 2 भागों में बटा हुआ है। एक तरफ मैंने पूछा है कि इसका अर्थ क्या है और दूसरी तरफ मैंने पूछा है कि वे कौन कौन सी बाधाएं हैं जो उपस्थित होती हैं भारत में समान सिविल संहिता के मार्ग में या उसको लागू करने के मार्ग में। तो आपको ये भलीभांति प्रश्न को देख करके समझने की ज़रूरत होती है कि प्रश्न में जो पूछा जा रहा है, अगर प्रश्न 11 नंबर का है तो यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है कि प्रश्न के कितने भाग हैं, प्रश्न के कितने हिस्से हैं और क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, उस पर ध्यान देते हुए आपको अपना उत्तर बुनना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर 11 नंबर का प्रश्न है तो आप लोगों को देखना है कि यहाँ पर इसका जो अर्थ है या जो इसकी अवधारणा है, इसकी अवधारणा को जब हम बताएंगे तो बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, साथ ही इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे हम लोग, है ना, साथ ही इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में भी हम बहुत संक्षेप में बात कर सकते हैं। तब इसका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा और उसके बाद में इसके मार्ग में क्या क्या बाधाएं हैं उनको 1 बाय 1 आपको बताना है।
तो ऐसा नहीं है कि 50% वेटेज आप इसको देंगे और 50% इसको देंगे। यहाँ सिर्फ इसका अर्थ पूछा गया था, और अर्थ का मतलब होता है उसका कॉन्सेप्ट बताना। और कॉन्सेप्ट कैसे होता है, उसका मतलब बता दीजिए, परिचय दे दीजिए, उसकी परिभाषा बता सकते हो आप लोग अगर किसी विद्वान की है तो, और साथ ही उसकी कुछ मूलभूत विशेषताओं की भी आप चर्चा कर सकते हो। और सीधे आपको कहाँ आ जाना है, बाधाओं पर आ जाना है। मतलब इस तरीके से आपके उत्तर की जो है वो फ्रेमिंग रहनी चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। आगे और बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला प्रसंग है कि आज प्रासंगिक है गांधीवाद, इस कथन के संदर्भ में अपने मत व्यक्त कीजिए। अब इस प्रकार का जो प्रश्न होता है ना कि अपने मत व्यक्त कीजिए, ये काफ़ी कठिन क्वेश्चन हो जाता है। ये कठिन किस नज़र से हो जाता है, क्योंकि जब सीधा सीधा अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए, तो आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं कॉमन जो सीधे के सीधे आप लिख सकते हो और अंक पा सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे ये कहा गया है कि अपने मत व्यक्त कीजिए, तो अपने मत है ना आप किसी किताब से नहीं उठा सकते, यहाँ ध्यान देने की बात है। और मैं लगातार आप लोगों को पहले भी कहता रहा हूँ, इसके ऊपर एक वीडियो भी बना के मैंने डाला है कि पर डे का जो न्यूज़पेपर होता है वो संजीवनी बूटी है आप लोगों के लिए, है ना। और इसका महत्व समझ के यदि आप लोगों ने तैयारी की और यहाँ पर सिलेबस के जो टॉपिक्स है उनका संदर्भ जोड़ जोड़ के यदि आपने तैयारी की है, संदर्भ जोड़ना क्या होता है ना। उदाहरण के लिए यदि मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि संदर्भ जोड़ना चाहिए, वो संदर्भ जोड़ना क्या होता है, एक एग्जाम्पल से मैं बताऊँ। आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा था क्लास में DPSP, वो DPSP में आया आर्टिकल 47, और यहाँ लिखा हुआ था कि सरकार को पोषण का स्तर बनाने की कोशिश करना चाहिए, पोषण के स्तर को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। और आज जब मैं न्यूज़पेपर देख रहा था तो उस समय पर मैंने ये देखा कि जो अभी सितंबर का माह चल रहा है बच्चों, अभी जो सितंबर का माह चल रहा है, उस सितंबर के महीने को पोषण माह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोषण माह कहा जाता है। और इस पोषण माह में तमाम प्रकार से कुपोषण को दूर करने और पोषण के स्तर में सुधार करने के लिए भारत सरकार और तमाम राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर जिला लेवल तक, ग्राम लेवल तक, आंगनवाड़ी के स्तर तक प्रयास करती है। तो ये होता है पोषण माह, एक महीने तक पूरा ये चलने वाला है। इसी में जब मैं पढ़ने जा रहा था तो इसी में मेरे को दिखाई दिया कि यहाँ पर जब हम कुपोषण की बात करते हैं तो यहाँ मध्य प्रदेश की हालत बड़ी ख़राब है। मध्य प्रदेश जो है वो कुपोषण के मामले में काफ़ी नीचे है। मध्य प्रदेश का प्रदर्शन यानी कि काफ़ी कुपोषित राज्यों में से माना जाता है मध्य प्रदेश। और यहाँ पर भी अगर हम श्योपुर आदि की बात करें तो इसको तो इथोपिया तक बोल दिया गया मध्य प्रदेश में। यानी कि ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि संदर्भ जोड़िए, मैं क्लास में क्या पढ़ा रहा था, मैं क्लास में पढ़ा रहा था आर्टिकल 47 जो कि DPSP में आता है, और उसमें एक शब्द आया पोषाहार स्तर बनाने के लिए राज्य का दायित्व है कि वो प्रयास करे या उसके लिए व्यवस्था निर्मित करे। और ये कर रहा है राज्य, आप देख रहे हो आज के न्यूज़पेपर में दिख रहा है कि राज्य यही कार्य करते हुए दिख रहा है आपको। यानी कि ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट होते हुए, साकार होते हुए दिख रही है। बस यही होता है कि न्यूज़पेपर से आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके संदर्भ को जोड़ो, क्योंकि जब आपका अपना मत पूछा जाएगा मेंस में, जब आपका अपना मत पूछा जाएगा तो आपके अपने पास अपने खुद के विचार होंगे, आपके पास तथ्य होंगे, और आप तथ्यों के आधार पर अच्छा उत्तर लिखने की कंडीशन में होंगे। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां पर अपना मत पूछा जाता है दोस्तों, वहां पर आपके लिए संपादक की पृष्ठ जो होते हैं न्यूज़पेपर में भी, इनका महत्व सबसे ज़्यादा हो जाता है। न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स होते हैं ये आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। एक आदर्श तरीका बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको अपने सीमित ज्ञान के आधार पे। अपने मत व्यक्त करना है आपको कि गांधीवाद क्या आज भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब है कि क्या आज भी इसका महत्व है, और महत्व कैसा, व्यवहारिक जीवन में। क्या आज भी व्यवहारिक जीवन में जो हम गांधी जी के विचार सुनते हैं, जो गांधी जी के हम लोगों ने दर्शन को पढ़ा है, सुना है, क्या आज भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में, क्या उसका उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना उस समय पर था, गांधी जी के समय पर, या जब अंग्रेजों का काल था तब था। तो उसी की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए पहले हम लोगों ने क्या बनाई, एक भूमिका बना दी यहाँ पर छोटी सी, है ना। यहाँ पर क्योंकि 11 अंक का प्रश्न है तो आप आराम से एक भूमिका बना सकते हो जिसमें आप 30-40 वर्ड लिख सकते हो आराम से, कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता। अब ध्यान देना है,
क्यों ऐसा लिखा है ये शब्द? क्योंकि ऐसा ही शब्द सिलेबस में भी गांधी जी के लिए लिखा है। गांधी जी के लिए यहाँ ये नहीं लिखा है कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी। यहाँ गांधी जी के बारे में क्या लिखा हुआ सिलेबस में कि वो राजनीतिक विचारक हैं, और विचारक या नेता भी आप उनको कह सकते हो। तो देखिए, राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता मोहनदास करमचंद गांधी के आदर्शों, विश्वासों और दर्शन से उद्भूत, यानी उनसे जो पैदा होते हैं, उन विचारों के संग्रह को गांधीवाद कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर गांधीवाद का अर्थ बता दिया है। पहले हमने क्या कर दिया है, 2 सेंटेंस में गांधीवाद क्या होता है, देखिए इसको समझा दिया यहाँ पे कि गांधीवाद क्या है। तो गांधीवाद एक विचारधारा है जिस पर किसका प्रभाव है? गांधी जी के आदर्शों, उनके विश्वासों और उनके दर्शन का प्रभाव है। एक ये ऐसी विचारधारा है। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा कि गांधी जी के आदर्शों, विश्वास और दर्शन का जितना महत्व स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान था, उतना ही महत्व आज भी बना हुआ है। यानी कि जो शब्द अभी मैंने आपको कहा था प्रासंगिकता, क्या शब्द कहा था? क्या शब्द कहा था मैंने? प्रासंगिकता। वो प्रासंगिकता यहां पर हमने उसका उल्लेख कर दिया। यानी जो प्रश्न होंगे खास करके 5 नंबर और 11 नंबर के, जो शब्द या जो शब्दावली कहना चाहिए, जो टर्मिनोलॉजी आपको दिखाई देती है प्रश्न में, सेम उसी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल आपको अपने उत्तर में करना है। यानी कि यहाँ प्रासंगिकता की बात की थी और प्रासंगिकता के बारे में आपने उत्तर में भी उल्लेख कर दिया, तब आपका उत्तर पहुंचता है प्रश्न की मांग के अनुरूप। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अक्सर मैं जब कॉपियाँ चेक करता हूँ, मैंने लॉकडाउन में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की कॉपियाँ, हज़ारों कॉपियाँ चेक कर दी हैं मैंने, और उससे मैंने बहुत कुछ चीज़ें सीखी है कि बच्चे क्या गलती करते हैं। बच्चे यही गलती करते हैं कि पूछा कुछ और जा रहा है और लिख कुछ और रहे हैं, वो यही होता है। देखिए, और आप परीक्षक को ये बता सके कि मैंने आपने जो पूछा वही मैं लिख रहा हूँ, उसके लिए जो प्रश्न में जो टर्मिनोलॉजी, जो शब्द दिए हुए हैं, जो शब्दावली दी हुई है, उसका इस्तेमाल अपने उत्तर में भी आपको लगातार करते जाना चाहिए। इससे आप लोग सामने वाले को संतुष्ट कर देते हो कि हाँ, मैंने जो पूछा उसी पर टिका हुआ ही है। आगे चलते हैं। पंचायत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट आ गया। सबसे पहले हम लोग बात करते पंचायत की। तो गांधी जी भले बात ही जानते थे कि भारत की वास्तविक आत्मा देश के गाँवों में बसती है। ये बात हम लोग सब देखे कि जब तक गाँव विकसित नहीं होंगे तब तक देश का विकास भी संभव नहीं है। असल में ये जो चीज़ है, ये गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की अवधारणा से प्रेरित है। यानी गांधी जी ने ये कहा था कि असली भारत गाँवों में तो बसता है, और वहाँ की समस्त समस्याओं का जो कहना चाहिए कि जो एक तरीके से जो समझ होती है, जो बोध होता है, वो वहीं के स्थानीय लोगों को होता है, वहीं के स्थानीय लोगों को होता है। और जब उनको उनका स्वराज्य सौंप दिया जाएगा, वो अपना स्वराज्य खुद देखेंगे, अपना राज्य स्वयं संभालेंगे, तो इसमें ही लोकतंत्र की सच्चे अर्थों में अभिव्यक्ति भी हो सकती है। दोस्तों, यही सच्चा लोकतंत्र है जिसमें जनता स्वयं अपने इश्यूज को खुद हल करे। ठीक है, और यही बात देखती है, और यही आज भी भारतीय संविधान में। अब थोड़ा सा आपको एक चीज और करना चाहिए था कि अनुच्छेद 40 का उल्लेख कर देना चाहिए इसमें, क्योंकि ये बात जो है वो डीपीएसपी में आर्टिकल 40 जो है वो बोलता है आपका। तो इस तरीके की जो बातें होती है दोस्तों, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यानी कि आपके उत्तर में कम से कम शब्द और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट होना चाहिए। लगातार यूपीएससी और उसके बाद में एमपीपीएससी शब्द सीमा को कम से कम करते चले जा रहे हैं। पहले 30 शब्द थी सीमा जो मिनिमम थी, अब उसको और घटा के 10 शब्द कर दिया है। यहाँ पर मैक्सिमम जो वर्ड लिमिट थी वो 300 वर्ड्स थी, और अभी इसको और घटा करके 200 वर्ड्स कर दिया है। इससे एक चीज़ आसान हो जाती है। मैं आपको बताऊं, मेरा जो कैलकुलेशन है कि पहले की तुलना में अभी मुख्य परीक्षा में आपको लगभग 900 शब्द कम लिखने होते हैं। कितने शब्द कम लिखने होते हैं? 900 शब्द कम लिखने होते हैं। और जितना मैंने अपने ऊपर इसको अप्लाई करके देखा है, तो इससे 38 मिनट बचता है। कितना मिनट बचता है? 3 घंटे में से दोस्तों 38 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, पौन घंटा। समझ रहे हो इस बात को? ये जो भी चेंज हो रहे हैं, आप लोगों के फेवर में है। यानी कि ये आप लोगों के फेवर में है, आपके लिए पॉजिटिव है। तो जब भी चेंज होता है ना सिलेबस या पैटर्न, तो ये ना समझें आप कि हमारे लिए मुश्किल हो रही है एग्ज़ाम। एक्चुअली एग्ज़ाम आपके लिए हो रही है, आपके लिए उसमें जो भी परिवर्तन है वो सकारात्मक है, बशर्ते कि आप उनका कैलकुलेशन करते हो और वैज्ञानिक तरीके से उस पर विचार करते हो। आगे बात करते हैं वर्तमान में और प्रासंगिकता क्या क्या। देखिए तो हाँ, अच्छा देखिए, इन्होंने यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ कि पहले बता दिया कि गांधी जी के गांव के बारे में क्या विचार थे, और फिर उनकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई जो मैं आपको डिस्कस भी करा चुका हूँ, है ना, वर्तमान में ये वाली बात है। फिर उसके बाद सत्याग्रह,
तो सत्याग्रह क्या होता है, नाम से ही लगता है सत्य के लिए आग्रह करना। क्या करना, सत्य के लिए आग्रह करना, है ना, सत्य के लिए आग्रह करना, ये कार्य होता है सत्याग्रह की, ये अवधारणा होती है। और एक सत्याग्रही सदैव सच्चा होता है, अहिंसक होता है, निडर रहता है, उसमें बुराई। गांधी जी का सत्याग्रह और सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर वो आधारित था। और आज भी अगर आप लोग देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा देश को, राष्ट्र को आवश्यकता है। अस्पृश्यता, जब हम लोग बात करें अस्पृश्यता की, तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई थी और इसको दूर करने के लिए गांधी जी ने प्रयास किया था। गांधी जी ने 1932 में जब अंबेडकर जी के साथ पूना समझौता किया था, तो उस समझौते के बाद से उन्होंने किस बात की कोशिश की थी कि वो हरिजन, ये नाम दिया गांधी जी ने, हरि के जन, है ना, जो दलित वर्ग कहलाता है, दलित वर्ग, है ना, या एससी शेड्यूल कास्ट, उनके लिए क्या शब्द यूज किया गांधी जी ने, हरिजन। और आज भी आप देख रहे हो कि चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हो, उनके एजेंडे में इन हरिजन वर्ग का जो उत्थान है वो संविधान में भी और वर्तमान सरकार के एजेंडे में भी वो प्राथमिकता में होता है। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, फाइल आपको मिल जाएगी दोस्तों। आगे देखें तो अहिंसा की बात करते हैं। आज आप देख रहे हो ना, गर्दनें कट रही है, इतना धार्मिक उन्माद फैला हुआ है धर्मों के बीच में, न केवल धर्म को लेकर के बल्कि जाति को लेकर के, राजनीति को लेकर के, तमाम प्रकार के स्वार्थों को लेकर के लोग आपस में एक दूसरे की गर्दन काटने से नहीं चूक रहे। और यही जो चीज़ है, इसको बदलने के लिए आज गांधी जी के अहिंसावादी बात का बड़ी प्रासंगिकता है। यहाँ देख सकते हो आप कि इन्होंने सिर्फ नक्सलवाद का उल्लेख किया है, आतंकवाद का उल्लेख किया, लेकिन मैं तो तमाम तरीके की समस्याओं का यहाँ उल्लेख कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं, जो भी समस्याएं हैं, है ना। यहाँ आपको ये समझना है कि गांधी जी ने मन, वचन और कर्म, 3 प्रकार की अहिंसा की बात की है। यदि हम मन में किसी के प्रति दूषित विचार लाते हैं तो वो भी एक प्रकार की हिंसा होती, किसी का अहित सोचते हैं तो वो भी हिंसा के समान है। वचन यानी कि मैंने किसी को कुछ कहा और उसको वो शब्द लग गए, शब्द की वजह से वो दुखी हो गया, वो मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको मेरे शब्दों ने यदि चोट पहुंचा दी है, तो ये मान के चलिए कि मेरे द्वारा उसके प्रति वचन से की गई हिंसा हो गई। वचन यानी कि बोलने से। तीसरी चीज है कर्म। कर्म का मतलब तो वही है कि मैं कोई ऐसा कर्म करूं जिससे दूसरे को नुकसान हो या दूसरे के शारीरिक या मानसिक आघात का वो कारण बने, तो इसको हम कहेंगे कर्म से की गई हिंसा। तो यहां देखिए कि आज के समय में यदि तीनों तरीके से यदि अहिंसा का पालन करेगा यदि व्यक्ति, तो समाज में बहुत कुछ जो डिस्प्यूट्स हैं, जो विचलन है समाज का, वो दूर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी इनकी प्रासंगिकता है। और आगे बात करें तो गांधी जी की बाकी सारी बातें वही है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, है ना। ये देखिए वर्तमान की इनकी प्रासंगिकता बता दी गई है। और फिर उसके बाद में एक निष्कर्ष दिया गया है ना, कि अतिशयोक्ति नहीं कि गांधी के विचार, दर्शन तथा सिद्धांत कल भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक थे और हैं और आने वाले समय में भी प्रासंगिक होंगे। यानी कि यहाँ आपको एक चीज़ मैं दिखा दूं कि जब भी आप खास करके 11 मार्कर का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप निष्कर्ष जरूर दें। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा निष्कर्ष देख रहे हो आप आपके सामने, और उस निष्कर्ष में आप भविष्य की तरफ एक सकारात्मक इशारा कर दें, सकारात्मक इशारा कर दें। यानी कि आपको ध्यान देना है कि कभी भी जब आप उत्तर का एंड करते हो, है ना, कभी भी आप उत्तर का एंड करते हो तो ऐसी जगह पर ले जाकर एंड नहीं करना चाहिए आपको सकारात्मक, कि सब बर्बाद होने वाला है ना, कि सब लुट गया है, सब भ्रष्ट हो गए, ऐसी बातों से कभी भी आपको उत्तर का समापन नहीं करना है। सब बुरी से बुरी कंडीशन का भी अगर आपसे उल्लेख करने को कहा गए तो आपको भविष्य में सब अच्छा होगा, भारत बहुत अच्छा बन जाएगा, विश्व गुरु हो जाएगा, सब और खुशहाली होगी, इस प्रकार की सकारात्मक बातों के साथ में आपको भविष्य की तरफ दिखाते हुए निष्कर्ष में क्या करना चाहिए, उत्तर का अंत करना चाहिए। वैसे कुछ यहाँ भी कहा गया कि भविष्य में भी वो क्या रहेगा, प्रासंगिक रहेगा, गांधीवादी विचारधारा प्रासंगिक बनी रहेगी। तो यहाँ मेरा उद्देश्य आप लोगों को ये बताना बिल्कुल नहीं है कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है, मैं तो सिर्फ आपको लिखने की शैली बताने की कोशिश कर रहा हूँ और उस शैली को विकसित करने के लिए आपकी क्या मानसिकता होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे आप अपने सिलेबस को तैयार करें, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अपनाएंगे दोस्तों तो जरूर याद करेंगे, नहीं अपनाएंगे तो भी यदि इस लेक्चर को अगर आप देख रहे हो तो आपको मेरी बात मेंस के बाद में जरूर समझ में आ जाएगी। तो आप लोग सब लोग भविष्य में सफल बने, ऐसी मंगल कामना के साथ में इस लेक्चर को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग। जय हिंद।